नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। राहुल गांधी के दरवाजे पर अब एक और नई मुसीबत ने दस्तक दी है। दरअसल 28 फरवरी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दिए भाषण को लेकर दिल्ली के वकील रविंद्र गुप्ता ने केस दर्ज करा दिया है। ये केस दिल्ली की 30 हजारी पुलिस पोस्ट में दर्ज किया गया है। वकील रविंद्र गुप्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकसभा चुनाव से पहले चुनी हुई सरकार के बारे में नेगेटिव बातें की है। विदेशी नागरिकों और भारत के नागरिकों के बीच में दुश्मनी पैदा करने की राहुल गांधी ने कोशिश की है। मतलब अब राहुल गांधी कानूनी लड़ाई में ऐसे फंसे हैं कि अब बात देशद्रोह तक आ पहुंची है, जिससे बचना राहुल गांधी का काफी मुश्किल लग रहा है। तो वहीं कानूनी लड़ाई से बचने के लिए राहुल गांधी राजनीतिक नेताओं को एकजुट करने में लग गए हैं। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पर निकल पड़े हैं। नीतीश, तेजस्वी, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे के चौखट पर पहुंचकर कांग्रेस गिड़गिड़ा रही है। तो आज राहुल गांधी की कानूनी और राजनीतिक लड़ाई पे ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये कौन सी अब नई मुसीबत राहुल गांधी के गले पड़ गई है? देखिए, ये मुसीबत की शुरुआत है एक तरह से उस मामले में। पहली मुसीबत जो सामान्य तरीके से राजनीतिक थी, जिसमें राहुल गांधी से माफी के लिए संसद में कहा गया, और दूसरी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ अब मामला दर्ज किया गया है 124B के तहत, यानी कि सीधा ये देशद्रोह का मामला है, जिसमें अगर एक्सेप्टेंस के बाद जब इस मामले की सुनवाई होगी तो पता चलेगा कि राहुल गांधी ने जो वहां पर भाषण में बोला है उसका कानूनी नजरिए से क्या सजा दी जा सकती है। क्योंकि राहुल गांधी ने लंदन में जो स्पीच दिए उसमें देशद्रोह का मामला तो बनता ही है। पहली बात तो एक सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बोलना अलग मैटर होता है, लेकिन जब आप सरकार की संस्थानों के खिलाफ बोलते हैं, सरकार और देश के स्थितियों के बारे में आप निगेटिविटी फैलाते हैं और दूसरे देशों से आप मांग करते हैं कि हमारे देश के मामले में हस्तक्षेप करें, तो इसको देशद्रोही कहा जा सकता है। क्योंकि पहले तो उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जो बातें कही वो एक राजनीतिक पहलू था उसका, लेकिन जब वो मोदी सरकार की बात करते हुए ये कहने लगे कि कोर्ट, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट तक मोदी सरकार आज चला रही है, यहां तक कि जो दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है यानी चुनाव आयोग की बात है, जो कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली संस्था है, और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाने का मतलब है कि चुनाव पर सवाल उठाना, लोकतंत्र पर सवाल उठाना, और ये भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में कहा जाता है। और इसके बाद जो उन्होंने वैमनस्यता पैदा की कि समाज पूरी तरीके से बट गया है, सरकार टारगेट कर रही है और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, ये तो आप पूरी दुनिया में ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है तो आप भी दूसरे यानी कि हिंदुओं के साथ अन्याय करें, जिसका एक परिणाम सामने लंदन में ही LSE में आया था। और करण कटारिया को जो चुनाव से बाहर कर दिया गया, उसमें भी हिंदू नेशनलिस्ट होने के कारण ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो ये जो परिणाम अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, ब्रिटेन में, यूरोप में भारतीयों को और खासकर जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं उनको जो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, हर के साथ टैग लगा दिया जाता है हिंदू नेशनलिस्ट का, इसका तो खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना चाहिए। जी, लेकिन एक के बाद एक मुसीबत पर गले पड़ रही है, क्योंकि खबर ये भी है कि वो पटना जाएंगे 25 तारीख को, वहां पे उनकी पेशी होनी है। और आज 14 तारीख के हेमंत बिश्व शर्मा ने ऐसे ही कह दिया था कि मोदी जी के दौरे के बाद वो भी केस दर्ज करेंगे। ये तो होना ही था और इसके रणनीति बन रही है। पटना की बात जहां तक है, इन्होंने ये टाइम लिया था और ये सूरत कोर्ट में जिस तरीके से राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी, पटना के कोर्ट में भी वही राजनीतिक एजेंडा चल रहा है। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से बातचीत हुई तो भी यही मुद्दा उठा कि पटना के कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होना चाहिए या नहीं। तो यह मामला बना कि अगर
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल तैयार करना है तो राहुल गांधी को वहां पहुंचना चाहिए। अभी तक तो राजनीतिक और कानूनी दोनों को बीच में घालमेल जो कर रहे हैं, उसमें इस बार भी यही एजेंडा तैयार किया जा रहा है कि 25 अप्रैल को पटना जाएं और वहां पर उसी तरीके का माहौल तैयार करें कि राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला दर्ज किया जा रहा है ये डर से किया जा रहा है क्योंकि ये विपक्ष का चेहरा बन रहे हैं। तो ये 25 अप्रैल को वहां भी एक राजनीतिक जुटान होगा, जमावड़ा होगा। और दूसरी तरीके से जो हेमंत विश्व शर्मा की बात है, आज मोदी जी वहां पहुंच गए, उन्होंने बड़े सौगात दिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए पहली बार एक एम्स की घोषणा की गई, 14,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात है। और इस बीच सीएम और पीएम के बीच बैठक भी हुई, बातचीत भी हुई और उन्होंने इस बात के लिए सलाह भी लिया है कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करना चाहिए। अब मामला तो दर्ज होना है राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर अभी तक कोई बड़ा मामला राहुल गांधी के खिलाफ सामने नहीं आया है। वो जो भी उलूल जुलूल तर्क तथ्य निकाल कर वो किसी भी नेता के साथ अडानी का नाम जोड़ देते हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो तरफा कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ होनी है। एक तो मानहानि का मुकदमा दायर होगा और दूसरा अडानी के तरफ से भी अब एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से सावरकर के मुद्दे पर इतने दिनों से चुप्पी साधी गई थी और अचानक से विस्फोट हुआ, सामने आया कि अब बहुत हो गया, अब इस मुद्दे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, राहुल गांधी को सबक सिखाना पड़ेगा। उसी तरीके से अडानी के मुद्दे पर भी हो रहा है। और एक तरफ मानहानि का मामला भारतीय जनता पार्टी के वो सारे नेता धीरे धीरे दायर करेंगे जिनका नाम इनके साथ जोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ अडानी से भी एक लीगल नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। मतलब कुल मिला के चारों तरफ से घिरते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकजुटता की मुहिम पे लग गए हैं। एक एक करके बड़े बड़े नेता से उनका जो ये मुलाकात चल रहा है उसके क्या मायने हैं? देखिए, ये मुलाकात है, ये मुलाकात है राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे केंद्र में कांग्रेस राहुल गांधी को रखती है। और इसलिए पिछले दिनों जो नीतीश कुमार से बातचीत हुई, तेजस्वी यादव से बातचीत हुई, उसमें इन लोगों ने बिहार की पॉलिटिक्स पर चर्चा की और दूसरे पार्टी के नेताओं को साथ लाने के लिए कोशिश की। मतलब अगर आपको विपक्ष के सारी पार्टियों को एकजुट करना है तो एक एक करके बैठक करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक नेता जाते हैं, वो अपनी शर्त रखते हैं, कांग्रेस कंफ्यूज हो जाती है। नीतीश कुमार जब कांग्रेस के साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर रहे थे तो उस समय उनकी शर्त अलग थी, क्योंकि वो मानते हैं कि बिहार में तो हम गठबंधन में हैं ही, बिहार के बाहर गठबंधन करें या न करें उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बिहार के बाहर न तो राष्ट्रीय जनता दल को कोई जानता है, न ही जनता दल यूनाइटेड को जानता है। कांग्रेस अगर बिहार में गठबंधन करती है तो वहां पर भी एक सीट शेयरिंग का मुद्दा आता है। सात सात पार्टियां एक साथ है और महागठबंधन अगर एक साथ चुनाव लड़ती है तो राजद और जदयू अगर आपस में आधी आधी सीट बांट लेंगे तो इन लोगों को क्या मिलेगा? कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, दो दो तीन तीन कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल, और महागठबंधन में इन तीन पार्टियों को एक एक दो दो सीटें भी देंगे, कांग्रेस के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो समस्या बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ सीट शेयरिंग को लेकर है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ मुद्दों को लेकर भी है। तो समस्याएं इतनी है कि एक एक करके शरद पवार यहां आए, उन्होंने मुलाकात की, डांट लगाई और फिर बैकफुट पर आए राहुल गांधी कि हम भी जाएंगे उद्धव से मुलाकात करने। पहले केसी वेणुगोपाल कहे हम जाके आपके लिए माहौल तैयार करते हैं, माफी साफी मांगते हैं कि चलो भाई उद्धव ठाकरे को समझाना जरूरी है कि हम महाराष्ट्र में सावरकर की बात नहीं करेंगे, जहां मजबूरी होगी वहां पर कहीं कहीं जो देश के दूसरे हिस्से में सावरकर का जिक्र कर लेंगे। तब तक जब तक ये कोर्ट में मामला जो चल रहा है उसमें राहुल गांधी की मुसीबत और बढ़ न जाए। तो ये पूरा का पूरा जो मामला है राहुल गांधी के लिए वो लीगल और पॉलिटिकल फाइट के बीच अटकी हुई है, और दोनों तरफ से राहुल गांधी ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल सबको इकट्ठा होके विपक्षी पार्टियों से गुहार लगानी पड़ रही है कि अगर आपने राहुल गांधी का साथ नहीं दिया तो कांग्रेस और गांधी परिवार का अंत हो जाएगा, जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत नहीं। जी, भारत जोड़ो यात्रा में भारत को तो जोड़ नहीं पाए, पर विपक्ष जोड़ो यात्रा जो इनकी चल रही है क्या जोड़ पाएंगे?
जोड़ने की संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां कांग्रेस से निकली हुई है वो कांग्रेस को और गांधी परिवार को उसी नजरिए से देखती है कि इसने हमारे साथ अन्याय किया। शरद पवार खुशी खुशी कांग्रेस छोड़ के नहीं गए थे, उनके साथ भी गेम किया गया था। सीताराम केसरी के समय कांग्रेस अध्यक्ष बनने की बात थी, सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी के ऊपर हाथ रखा और ये जो सचिन पायलट अभी हैं, उनके पिता राजेश पायलट, शरद पवार, ये सब दरकिनार कर दिए गए। उस दूसरी तरफ ममता बनर्जी चिल्ला चिल्ला के कोशिश कर रही थी कांग्रेस में हमें ऊपर बढ़ाया जाए, नहीं बनी, तब वो कांग्रेस छोड़ के टीएमसी बनाई। तो ये सारे के सारे चाहते हैं कि कांग्रेस का विनाश हो, और कांग्रेस का विनाश होगा तभी इन लोगों में से कहीं कोई पार्टी उभरेगी जो कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं अपना रास्ता निकालेगी। इसलिए ये सारे लोग मिलकर भी ये चाह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो और कांग्रेस के विपक्षी एकता का मिशन फेल ही हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा का अंबार लग चुका है, एक से पीछा छूटता नहीं कि दूसरी मुसीबत गले पड़ जाती है। चारों तरफ से राहुल गांधी, कांग्रेस बुरी तरह से फंस चुकी है और अब विपक्षी एकजुटता के जरिए राजनीतिक हथकंडा अपनाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अब विपक्ष जोड़ो की मुहिम पर है। पर भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही विपक्ष जोड़ो एकता फेल होती नजर आ रही है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।